हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव बबन। फाइनली आप पहुंच चुके हैं इस जावा डीएससी सीरीज के लेक्चर नंबर 25 पर। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में। फिर से मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, कलेक्शन फ्रेमवर्क को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 वीडियोज़ के आने वाली थी। पुरानी 2 वीडियोज़ में पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर हो चुका है, और आज की जो कलेक्शन फ्रेमवर्क की वीडियो होने वाली है, आपका फाइनल पार्ट है। आज आपका कलेक्शन फ्रेमवर्क बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सो फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं हमारे एक्चुअल कंटेंट के साथ। आगे बढ़ने से पहले आपका लिए एक सिंपल सा सरप्राइज। अगर हम फटाफट से वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएं तो आपको वहां पर एक लिंक मिलेगा, जहां पर C++ या जावा किसी भी लैंग्वेज जो आप प्रेफर करते हैं उसके बेसिक्स प्लस ऊप्स प्लस कलेक्शन फ्रेमवर्क या फिर STL आप एक डिस्ट्रैक्शन फ्री फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं, एक पेड कोर्स के फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको पे करना पड़ेगा ओनली ₹1। ₹1 पे करके आप पूरे के पूरे कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। साथ में जो क्वेश्चन उसके साथ दिए गए हैं, उसके साथ दिए गए हैं, उनको अटेम्प्ट भी कर पाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे, रन सबमिट भी कर पाएंगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द एक्चुअल कंटेंट और कलेक्शन फ्रेमवर्क को बिल्कुल समाप्त कर देते हैं। चलो। हेलो जी, कैसे हो सारे? दिस इज लव पॉपर एंड आप पहुंच के जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क की फाइनल सेशन के अंदर बोनस सेशन ही करने वाले हैं हम, जहां पर हम मैप इंटरफेस के बारे में पूरा स्टडी करने वाले हैं। साथ में कंपेरेबल एंड कंपेरेटिव इंटरफेस दोनों हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप अपने खुद के कंपेरेटिव कोड कर सकते हैं। अपने खुद की आपने कस्टम क्लास क्रिएट की है तो उसके पीछे सॉर्टिंग लॉजिक किस प्रकार आप डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, जो लैम्बडा एक्सप्रेशन की बात हमने की थी लास्ट मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर, वो भी यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं इस बोनस सेशन में पढ़ने के लिए। फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क बोनस सेशन। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सवाल जो मन में आता है वो आता है कि व्हाट इज अ मैप इंटरफेस? क्या है ये? मैंने कहा मैप इंटरफेस भी जैसे मॉड्यूल 1 में आपने देखा, अब तक आप बहुत चीजें पढ़ चुके हैं। लिस्ट इंटरफेस पढ़ चुके हैं, सेट इंटरफेस पढ़ चुके हैं, क्यू इंटरफेस पढ़ चुके हैं। वैसे ही मैप इंटरफेस भी आपके पास आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क का ही एक पार्ट है। और आप एग्जैक्ट कैटेगराइजेशन अगर देखना चाहें, एग्जैक्ट हायरार्की देखना चाहें, तो मैप इंटरफेस के साथ आप देख पा रहे हैं कि ये 5 कंक्रीट क्लासेस हैं जो कि आपके मैप इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, हमारा मेजर फोकस कहाँ पर रहेगा? कि हम मेजर फोकस हमारा रहने वाला है हैश मैप के ऊपर, किस प्रकार से हैश मैप काम करता है। और बाकी सारी चीज़ें जैसे अपने लास्ट ऑड्यूल में सेट के साथ देखी थी कि हैश मैप जो है या हैश सेट जो है वो ऑफ 1 के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। हमने लिंक हैश सेट के बारे में देखा जो कि ऑफ एन में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जैसे कि रिमूवल की अगर बात की जाए, एक्सेस की बात की जाए। या फिर हमने ट्री सेट के बारे में देखा जो कि ऑफ लॉग एन के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करा। उसी प्रकार से यहाँ पर भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज आपकी रहने वाली है। लेकिन हमारा मेजर फोकस यहाँ पर हैश मैप पर रहने वाला है। इस लेक्चर का कि हैश मैप कैसे काम कर रहा होता है, अकॉर्डिंगली आपके बाकी सारे मैप वेरिएंट्स भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहला सवाल आपसे रहता है व्हाट इज अ मैप इंटरफेस। अगर इसको सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं तो मैप इंटरफेस एक ऐसा इंटरफेस है जिसकी सहायता से आप मैप डेटा स्ट्रक्चर को रेप्लिकेट कर सकते हो, इंप्लीमेंट कर सकते हो। कैसे? अब एक मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? मैंने कहा एक मैप डेटा स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता, बस कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स होता है। इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। अब ये की वैल्यू पेयर्स क्या चीज़ है ये समझते हैं। तो मैंने कहा दो प्रकार का डेटा है। एक डेटा ये रहा, एक डेटा ये रहा। तो इन दोनों की जब मैपिंग मिलकर बनती है तो इस डेटा को मैं कह देता हूँ कि यार ये की है, और इस डेटा को मैं कह देता हूँ यार ये वैल्यू। ठीक है, हर एक वैल्यू एक पर्टिकुलर की से डिफाइन की जाती है। तो जब मैं कहता हूँ कि यूएस, तो इसके अंदर यूएस किसको सिग्निफाई कर रहा है? ये यूनाइटेड स्टेट्स को सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, वैसे जब मैं कहता हूँ आईएन है तो आईएन की किसके लिए है? ये इंडिया को सिग्निफाई कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब मैं कहता हूँ ईएन तो ईएन आपके इंग्लैंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब भी आपको सिनेरियोज मिले जहाँ पर आपको मैपिंग स्टोर करने की नीड दिखाई दे रही है, जैसे ग्राफ्स के अंदर आप एक नोट पकड़ते हैं, उस नोट के सारे नेबर्स स्टोर कर रहे होते हैं, राइट? तो ऐसे कोई भी सिनेरियो जहाँ पर आपको एक मैपिंग स्टोर करनी है, एक टेबल बनाना है जहाँ पर मैपिंग स्टोर करनी है, तो वहाँ पर आप मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैप नाम से ही पता लग रहा है। तो मैप इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो आपकी की यूएस थी, यूएस के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू यूनाइटेड स्टेट्स थी। आपकी की बीआर थी, बीआर के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू ब्राजील थी। आपकी की ईएस थी, ईएस के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी वैल्यू स्पेन थी। ये बात समझ में आती है? ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये समझना। ठीक है, तो मैप क्या है? अगेन यहाँ पर भी सेम वही चीज लिखी हुई है। जावा के अंदर एलिमेंट ऑफ मैप आर स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स। जो भी आपके एलिमेंट्स हैं या जो भी आपका मैप है, नेट से मैंने बोला कि आपका एक मैप डेटा स्ट्रक्चर है, ये इसकी एंट्री नंबर 1 है, ये इसकी एंट्री नंबर 2 है, एंट्री नंबर 3 है, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 5 है। आप इस पर्टिकुलर रो को एंट्री भी कह सकते हैं, आप इस पर्टिकुलर रो को रिकॉर्ड भी कह सकते हैं। हर एक एंट्री किस चीज से मिलकर बनती है? 2 चीजों से मिलकर बनती है, एक तो की से और एक उसकी वैल्यू से। एक की से, एक उसकी वैल्यू से।
एक की आपके पास होनी चाहिए, एक उसकी वैल्यू होनी चाहिए सेम, ठीक है। तो ये बात हमें समझ में आती है। कीज का क्या मतलब है? कीज आर यूनिक वैल्यूज एसोसिएटेड विद इंडिविजुअल वैल्यू। तो यहाँ पर जो भी आप की राइट डाउन करने वाले हैं, दे हैव टू बी यूनिक। तो यूएस लिखा है, BR लिखा है, ES लिखा है, ये सारी के सारी वैल्यूज जो हैं, ये सारी की सारी वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए। जो भी आप कीज यहाँ पर राइट डाउन कर रहे हैं, ये कीज सारी यूनिक होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो वैल्यूज आप डिफाइन कर रहे हैं, ये एप्लीकेट कर सकते हैं, डुप्लीकेट हो सकती है, कोई भी इशू नहीं, ठीक है। अगर ये डुप्लीकेट आ रही है तो कोई ऐसा इशू है नहीं, नॉर्मल है, नॉर्मल सिनेरियो है। बट कीज आपकी यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कीज ही यूनिक आइडेंटिफाई करती है आपकी ये सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। ये लिखा हुआ मैप कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट कीज। एक मैप के अंदर डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती। एंड ईच की इज एसोसिएटेड विद सिंगल वैल्यू, और हर की हर एक सिंगल वैल्यू से एसोसिएटेड होती है। तो फिर से बात करते हैं, मैप क्या है? मैप इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंट्रीज या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। एंड हर रिकॉर्ड क्या है? हर रिकॉर्ड या हर एक एंट्री इज जस्ट अ मैपिंग बिटवीन अ की एंड अ वैल्यू। तो मैं कह सकता हूँ कि मैप इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अगेन क्रिएट कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। मैंने बोला कि लेट्स से यूएस की बात करो, यूएस एक स्ट्रिंग है, तो मैं कह सकता हूँ कि मैप ऑफ स्ट्रिंग। तो की मैंने स्ट्रिंग टाइप की डिफाइन कर दी, और वैल्यू भी मुझे स्ट्रिंग टाइप की दिख रही है, तो मैंने फिर से बोल दिया वैल्यू को स्ट्रिंग टाइप की डिफाइन कर दी। नाम इसका लेट्स से मैंने मैपिंग रख दिया, मैपिंग। और यहाँ पर मैंने एक नए हैश मैप की एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ करते हुए इस मैप को क्रिएट करवा ली। तो इस तरीके से आप मैप को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो अगेन ये सारी तो बातें हैं, जब तक मैं कोड में तो मैं लेके नहीं जाऊँगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम कोड पर चलेंगे। उससे पहले एक और झलक आपको दिखाएंगे तो डेटा के बारे में। तो अभी तक मैं यहाँ समझ में आया कि मैप इंटरफेस क्या है। मैप इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क, जहाँ पर मैप इंटरफेस यूज हो रहा है मैप डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ, या फिर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स। आपके बहुत सारे की वैल्यू पेयर्स हो सकते हैं। और की वैल्यू पेयर क्या होता है? यहाँ पे दो प्रकार का डेटा होता है। एक डेटा को हम की कह देते हैं, एक डेटा को हम वैल्यू कह देते हैं, और इनकी मैपिंग को हम की वैल्यू पेयर कह देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं हिंदी भाषा का प्रयोग करूँ तो मैप 3 प्रकार की स्टेट्स मेंटेन कर रहा होता है, 3 स्टेट्स मेंटेन कर रहा होता है। पहला, सारी की सारी कीज की स्टेट। दूसरा, सारी की सारी वैल्यूज की स्टेट। तीसरा, की वैल्यू की मैपिंग। तो इन तीनों चीज़ों को मेंटेन करके चल रहा होता है आपका जावा के अंदर मैप। ये बात समझ में आती है, ठीक है। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि मैप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने बोला कि सबसे पहले नो डुप्लीकेट कीज, आपकी कीज डुप्लीकेट नहीं करनी चाहिए, ये बात समझ में आती है। तब सेकेंडली, की वैल्यू की मैपिंग ये मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। इम्प्लीमेंटेशन वाइज बात करें तो हैश मैप से, ट्री मैप से, लिंक हैश मैप से, हैश टेबल से, इन सबसे आप मैप की इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। ऑर्डर वाइज की अगर बात करें तो ऑर्डर जैसे हैश सेट के अंदर था, वैसे हैश मैप के अंदर में आपके ऑर्डर की गारंटी नहीं होती। और जैसे लिंक हैश सेट के अंदर था कि इंसर्शन ऑर्डर आपका मेंटेन रहता है, सो यहाँ पर भी लिंक हैश मैप के अंदर आपका इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन रहेगा। और जैसे ट्री सेट के अंदर था लास्ट मॉड्यूल में आपने देखा, वैसे यहाँ पर ट्री मैप के अंदर आप सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अपनी वैल्यू पेयर्स की वैल्यू पेयर्स रख सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर नल वैल्यूज को मैप जो है आपका अलाउ कर रहा होता है। hash map allows one null key and multiple null values, but hash table does not allow null key और values। तो मैप जो है वो आपका वन null key अलाउ कर सकता है, पर हैश टेबल नहीं कर रहा है। ओके, वन नल की क्यों कर रहा है? 2 नल की या 3 नल की क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि कीज यूनिक होती है, दैट्स व्हाई मल्टीपल नहीं कर रहा। तो सिंगल एक ही की को नल होने की अनुमति दे रहा है, क्योंकि मल्टीपल करेगा तो की यूनिक नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मैप पे डिफाइन की थी हमने, ये आपने समझ लिया। मेरी थ्योरी मेन मज़ा आएगा जब हम मैप को क्रिएट करने निकले, ठीक है। तो मैप को क्रिएट करते हैं, ठीक है, और फिर मज़ा अच्छे से आएगा। तो यहाँ पर हमने क्लास क्रिएट की हुई है, क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने बोला एक जावा क्लास हमने क्रिएट की, हमने बोला बेसिक्स करके हमने क्लास क्रिएट कर ली। और यहाँ पर मैं एक मैप क्रिएट करना चला गया। उससे पहले मैंने अपना वॉइड मेन मेथड ऐड कर दिया, और मैंने बोला एक मैप क्रिएट करते हैं। मैप ऑफ की वैल्यू पेयर, की किस टाइप की रखी है? मैंने बोला की स्ट्रिंग टाइप रख लेता हूँ, और वैल्यू की मैं स्ट्रिंग टाइप की रख लेता हूँ, और इसका नाम मैंने लेट से मैपिंग रख दिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। तो इस प्रकार से मैंने इसको इम्प्लीमेंट करवा लिया, इस प्रकार से मैंने इसको क्रिएट कर लिया। मैप को मुझे एक बार इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो इस क्लास को मुझे एक बार इंपोर्ट करना है, इसे फटाफट से एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्लास, ठीक है। तो ये मैप क्रिएट करने का तरीका मेरे पास आ गया। आप यहाँ पर इसकी सुपर क्लास मैप करना चाहें वो सकते हैं, या फिर एग्जैक्ट इसी क्लास करना चाहे तो भी फिर 2 तरीके से अपन मैप को क्रिएट कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे आप वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं पहले चलते हैं। क्या हमारे कलेक्शन के मेथड से वो सारे अवेलेबल हैं।
मैंने बोला कि यहाँ पे ऐड वगैरह तो नहीं आ रहा है, वो सारे मेथड्स मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। तो मैं आप पे खुद के जो मेथड्स है वो उनको एक बार देखना चाहता हूँ। तो मैंने बोला जब इंसर्शन की बात होगी, तो इंसर्शन के अंदर किस प्रकार आप मैप के अंदर इंसर्शन करने वाले हैं, एक बात तो पहले ये समझाओ। मैंने कहा सिंपल है, तो मैप के अंदर आप इंसर्शन करने के लिए एक मेथड है पुट। तो इस पुट वाले मेथड के द्वारा आप इंसर्शन कर सकते हो। बस आप डिफाइन करेंगे किस की कॉरस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू शो करना चाहते हैं। तो मैंने बोला कि आयन के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या वैल्यू शो करना चाहता हूँ, मैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंडिया शो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अपनी पहली एंट्री इंसर्ट कर दी मैप के अंदर। फिर मैंने सेकेंड एंट्री इंसर्ट करने से मैं गया मैपिंग डॉट पुट। मैंने बोला कि EM के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने इंग्लैंड ये बार एंट्री क्रिएट कर लूँ। ठीक है, और मैंने मैपिंग डॉट पुट्स, मैंने बोला हाँ US, और US के कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक और एंट्री क्रिएट कर दी कि यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जर्व किया इंसर्शन मैप के अंदर करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, अब इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं सही से चल रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे आसान है कि मुश्किल है, वो बात की बात है। एक बार रन करके देखते हैं। तो मैंने इसको एक बार रन किया और चेक करते हैं आउटपुट में क्या हो रहा है। तो आउटपुट के अंदर आपके पास ये एंट्रीज आ रही है, IN की इंडिया, EN की इंग्लैंड और US की यूनाइटेड स्टेट्स। बहुत बढ़िया। तो ये एक रिकॉर्ड है या फिर एंट्री है, ये एक रिकॉर्ड है या एंट्री है, या फिर ये एक रिकॉर्ड है या एंट्री, कुछ भी आप कह सकते हो आपको अच्छा लगे। अब मैंने गलती से क्या किया, मैंने बोला कि जहाँ पे इस एंट्री को मैंने रेप्लिकेट कर दिया, दोबारा से पुट करने की कोशिश कर दी, हाँ इंडिया 2 बोल दिया। तो इस केस में क्या होने वाला है, ठीक है, तो इस केस में गलती से मैंने कोड को रन कर दिया। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर मेरी इंडिया की जो वैल्यू थी, IN की कॉरस्पॉन्डिंग जो इंडिया वैल्यू थी, वो अपडेट हो गई, इंडिया 2 हो गई है। कोई नई एंट्री क्रिएट नहीं हुई है, आपकी पुरानी वाली एंट्री के अंदर ही बस वैल्यू मॉडिफाई हो गई है। तो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई MCQ आता है, आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये बात हमें समझ में आती, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने बोला कि चलो एक और मैंने मैप क्रिएट किया, मैंने बोला मैप ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम आ स्ट्रिंग, और इसका नाम मैंने रख दिया M इक्वल्स टू न्यू हैश मैप। एक और मैप क्रिएट कर लिया। मैं बोला इसके अंदर मैं पुट करता हूँ BR ब्राज़ील। तो मैं एक एंट्री क्रिएट कर ली, ठीक है। अगर नाम अच्छा नहीं है, इसका नाम मैं टेबल रख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया टेबल के अंदर मैं एक एंट्री पुट कर रहा हूँ और मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया टेबल। तो जब अभी कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है, सीधा अगर मैं टेबल को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ तो क्या हो रहा है, तो बिफोर के अंदर अभी सिर्फ ब्राज़ील की एंट्री है। बट लेट्स से मैं यहाँ पे आके कहूँ कि टेबल डॉट पुट ऑल मैप। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या है कि टेबल वाले मैप के अंदर मैपिंग वाला जो मैप के आपने क्रिएट किया है उसकी सारी एंट्रीज इंसर्ट कर दो। तो इससे अब क्या होगा, पहले आपके पास टेबल में सिर्फ एक ही एंट्री थी, अब ये तीनों एंट्रीज भी इस टेबल के अंदर आ जाएंगी। तो टेबल के अंदर टोटल 4 एंट्रीज हो गई। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार से आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। तो पुट ऑल के द्वारा आप एक कलेक्शन की सारी एंट्रीज को दूसरे कलेक्शन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, आफ्टर के अंदर क्या हुआ, बिफोर में एक ही एंट्री थी, आफ्टर में 1 2 3 4 चारों एंट्रीज आप ऑब्जर्व कर पा रही हैं। तो एक और मेथड आपने ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। मैंने अपने ब्राज़ील को हटाना है यार, या फिर मैंने इंग्लैंड को हटाना, ठीक है। चलो, तो डिलीशन की बात हो रही है, तो डिलीशन कैसे करोगे? तो मैंने बोला कि टेबल डॉट रिमूव करके मेरे पास एक मेथड है, मैं की डिफाइन करता हूँ। किसको रिमूव करना चाहते हो? मैं EN को रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। EN को रिमूव करने के बाद मैंने फिर से अपने टेबल को प्रिंट करवा दी। अब इससे क्या होगा, चलो चेक करते हैं। पहले तो मेरे पास इंग्लैंड एग्जिस्ट कर रहा था, बट अब मैंने इंग्लैंड को रिमूव करवा दिया, तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आती है, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप देखते हो आपका मेथड, क्या मेरे पास साइज अवेलेबल है, चेक करते हैं। सो मैंने बोला टेबल डॉट साइज, तो आपका साइज भी यहाँ पर अवेलेबल है। लेट्स से मैं इसको प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैंने बोला इसको प्रिंट करते हैं फटाफट। तो टेबल का साइज प्रिंट किया। अगेन 3 एंट्रीज मेरे पास अवेलेबल है, तो साइज के अंदर तो हमारा यहाँ पर 3 आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है।
लेट्स से यहाँ पे साइज की जगह मैंने बोला कि क्या मैं टेबल को क्लियर कर सकता हूँ, बोला टेबल डॉट क्लियर। बढ़िया, टेबल डॉट क्लियर करने का भी ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं टेबल डॉट क्लियर कर दूँ और फिर से मैं यहाँ पे आके बोल दूँ कि टेबल का साइज कितना है, तो क्लियर करने के बाद तो टेबल का साइज 0 होना चाहिए। क्या साइज 0 हुआ कि नहीं हुआ? अगेन ये सब सारे के सारे पुराने मेथड जो आपके छोटे मोटे जो कॉमन मेथड्स है, साइज क्लियर वगैरह, ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। ठीक है, हमने पुट देख लिया, पुट ऑल देख लिया, पुट इफ एब्सेंट, ठीक है चलिए सर समझते हैं एक बार। मैंने बोला पुट इफ एब्सेंट, इसका मतलब है insert the association if the key is not already associated with the value v। इसका मतलब अगर आपकी पहले से ऐसी कोई मैपिंग नहीं प्रेजेंट, अगर पहले से प्रेजेंट नहीं है तो पुट करो। अगर ये मैपिंग पहले से प्रेजेंट नहीं है तो मैं पुट करूंगा। चलो चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने बोला कि अभी के लिए क्लियर को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अभी क्या करंट स्टेट आपके टेबल की, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी करंटली ब्राजील, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स, 3 चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। तो मैंने बोला मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं पुट इस एब्सेंट वाली गेम खेलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि यार टेबल डॉट पुट इफ एब्सेंट। तो मैंने बोला इंडिया के अंदर या IN के अंदर मैं इंडिया 3 रखना चाहता हूँ, बट IN तो पहले से प्रेजेंट है। देखो IN तो पहले से प्रेजेंट है, तो IN पहले से प्रेजेंट है, तो क्या ये इंडिया 3 में अपडेट होगा? मुझे नहीं लगता। एब्सेंट वाले केस में अपडेट होना था ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। तो मैंने इसको एक बार रन कर दिया, क्या ये अपडेट हुआ? आई डोंट थिंक सो, नहीं हुआ अपडेट। बट अगर मैं इसको IS कर देता तो IS के लिए इंडिया 3 डालना है, तो IS तो अवेलेबल है ही नहीं, पहले से BR है, IN और US है, तो IS तो है ही नहीं, तो IS की नई एंट्री यहाँ पर क्रिएट हो जानी चाहिए। तो पुट इफ एब्सेंट क्या करता है, अगर पहले से एंट्री प्रेजेंट नहीं है तो एंट्री क्रिएट कर देता है, जो कि तुमने यहाँ पर ऑब्जर्व कर ली। बहुत बढ़िया, सही चल रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये भी तुमने ऑब्जर्व कर लिया, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। आगे चलते हैं। तुम्हारे पास गेट करके भी एक फंक्शन है, तो तुम किसी की के कॉरस्पॉन्डिंग कोई वैल्यू देखना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है। तो मैंने बोला कि यार मैं ना BR की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देखना चाहता हूँ, ये कैसे होगा? चलो ठीक है, तो हमने बोला एस आउट कर दिया, बोला टेबल डॉट गेट, और तुमने बोला BR की कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो लेके आओ। अभी BR की कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील प्रिंट होना चाहिए। क्या ब्राज़ील प्रिंट हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल। तो गेट करने के द्वारा तुम ऐसे की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेके आ सकती हो। अब गेट और डिफॉल्ट एक और अच्छा फंक्शन डेवलपमेंट में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पर तुम बोलते हो इस की के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे को वैल्यू लेके आओ, और लेट से तुम्हें वैल्यू नहीं मिलती ना, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ, यही मुझे वापस कर। इस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेके आओ, और लेट से वैल्यू नहीं मिलती तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ही मुझे वापस कर। आगे तुम बचना चाहते हो कि तुम्हें नल वगैरह ना मिले, इस प्रकार से। तो तुमने सिंपल एक बात करी, ऐसा आउट कर रहे हो तुमने बोला टेबल डॉट गेट और डिफॉल्ट, तुमने बोला यार मेरे को US की वैल्यू ला के दो, US की वैल्यू ला के दो, और अगर कुछ ना मिले ना तो मेरे को प्रिंट कर देना नन। ठीक है, नन प्रिंट कर देना। मैंने कहा ठीक है, तो गेट और डिफॉल्ट किया, US की वैल्यू लेने गया, US की वैल्यू तो मिल जानी चाहिए, क्योंकि US की वैल्यू मिल जाएगी यूनाइटेड स्टेट्स, दैट्स यूनाइटेड स्टेट्स प्रिंट हो गया। बट अगर USA की वैल्यू लेके आता तो अब USA तो हमने इंसर्ट ही नहीं किया एक बार भी, तो USA की वैल्यू तो नहीं मिलेगी, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? तो जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने नन की दी हुई है वो प्रिंट होना चाहिए। क्या नन प्रिंट हो रहा है? चेक कर लेते हैं। तो इस केस के अंदर आपका नन प्रिंट होगा। एक बच्चे बड़ा अच्छा मेथड है डेवलपमेंट के केस के अंदर, डेवलप प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। तो अच्छा पैटर्न देख सकते हो इसको दोबारा एक बार, गेट और डिफॉल्ट। अगला कंटेन्स की, आप चेक करना चाहते हो आपके मैप के अंदर कोई की प्रेजेंट है या नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, मैंने बोला कि क्या मेरे पास IN प्रेजेंट है या नहीं, तो मैंने बोला टेबल डॉट कंटेन्स की, और मैंने IN चेक किया, क्या IN प्रेजेंट है? अगेन भैया साफ साफ दिख रहा है, ये देखो IN का इंडिया आपने रखा हुआ है, तो IN वाली चीज तो प्रेजेंट है, ट्रू आ जाएगा भाई, ट्रू आ गया। और मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे पास IM प्रेजेंट है, IM तो कुछ भी नहीं है भैया, BR प्रेजेंट है, IN प्रेजेंट और US प्रेजेंट है। तो आप अगर यहाँ पे IM सर्च करोगे तो फॉल्स आना चाहिए, तो चेक करोगे फॉल्स आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही फॉल्स आ रहा है। तो ये भी आपने देख लिया, कंटेन की चेक करना चाहते हैं कोई प्रेजेंट है कि नहीं है, तो आप चेक कर सकते हैं। लास्ट वन इज कंटेन्स वैल्यू, आप कोई वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर वैल्यू चेक करने के लिए अगेन एक स्टेटमेंट लिखी, मैं बोला एस आउट और टेबल डॉट कंटेन्स वैल्यू। मैं बोला कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स नाम की कोई वैल्यू प्रेजेंट है,
अब अगेन आपने बोला भैया हाँ आपने खुद ही तो इंसर्ट करिए, देखो ये यूनाइटेड स्टेट्स की वैल्यू अगेन मैपिंग में करिए पर ये तो भैया, और यहाँ मैपिंग में पुट ऑल भी तो किया हुआ है, तो प्रेजेंट तो है, देखो यहाँ पर आप देख लो प्रेजेंट है, तो इसको रन करूंगा तो ट्रू आ जाना चाहिए मेरे पास, तो ट्रू आ गया। बट अगर गलती से यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के साथ मैंने बोल दिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्या मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इंसर्ट किया है? आई डोंट थिंक सो, मैंने यहाँ पर इंसर्ट नहीं किया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आंसर में क्या आना चाहिए? फॉल्स आना चाहिए। चेक करते हैं क्या फॉल्स आ रहा है, बिल्कुल सही। तो एक और वैल्यू आप देखिए जहाँ पर वैल्यू चेक कर रहे हैं क्या ऐसी वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। आगे कुछ और मेथड्स हैं, इनको भी फटाफट से ऑब्जर्व कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद का मैप खत्म होता है, ठीक है। चलो रिप्लेस, इसने बोला यार इस की कोई भी वैल्यू पड़ी हो उस वैल्यू को आप इस वाली वैल्यू से रिप्लेस करो। हाँ ठीक है, तो मैंने अभी क्या बोला, अभी एक बार प्रिंट करवा लूँगा अपने पूरे के पूरे टेबल को, उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला एस आउट कर दिया मैंने टेबल, टेबल को प्रिंट करा के क्या वैल्यू नज़र आ रही है मुझे नज़र आ रही है ब्राज़ील, BR के लिए इंडिया, IN के लिए US के लिए यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मैंने बोला कि ऐसा करो टेबल में रिप्लेस कर दो, क्या रिप्लेस कर रहे हैं? IN की वैल्यू जो भी इंडिया है ना, IN की वैल्यू जो भी इंडिया है उससे रिप्लेस कर दो इंडोनेशिया से, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं कि क्या हम रिप्लेस करवा पाए या नहीं। तो मैंने यहाँ पर फटाफट से जाके एक बार रन कर दिया, तो मैंने IN की जो वैल्यू थी इंडिया, उस इंडिया को रिप्लेस करवा दिया इंडोनेशिया से। तो क्या इंडिया रिप्लेस होके इंडोनेशिया आया, यस और नो? चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हैं पहले IN इंडिया था, IN इंडोनेशिया हो। तो आप रिप्लेस मेथड का यूज कर सकते हैं अपने मैप में किसी भी की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को मॉडिफाई करने, ये बात भी समझ में आती। अगला हमारे पास क्या है? रिप्लेस का एक और मेथड है। तो यहाँ पे आप साफ साफ लिखते हैं कि भाई ये वाली की है, ये इसकी ओल्ड वैल्यू है और ये इसकी न्यू वैल्यू है, इससे आप रिप्लेस कर, ठीक है। रिमूव ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और लेट्स से आप पूरी एंट्री रिमूव करना चाहते हैं, आपको की भी पता और वैल्यू पता, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हैं, ऐसे कोई भी इशू नहीं है। तो पूरी एंट्री रिमूव करवाना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। अब 3 चीज़ें हमारे पास यहाँ पढ़े जिन्हें अच्छे से पढ़ना है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले की सेट। तो की सेट से क्या होता है, हमें एक कलेक्शन रिटर्न होता है जिसमें सारी की सारी कीज प्रेजेंट होती है। तो चेक करते हैं यहाँ फटाफट जाके एक बार। मैंने बोला कि यहाँ पर मैं गया और मैंने बोला मैं की सेट को रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है। बस तो ये सही होगा मेरे को, ठीक है नहीं। तो मैंने बोला की सेट चाहिए, तो मैंने बोला टेबल डॉट की सेट, ठीक है। ये बात समझ में आती है। अगेन मुझे नहीं पता क्या रिटर्न कराता, नाम से लगता है सेट रिटर्न करवाता होगा, चेक कर लेता हूँ। मैं इसके अंदर गया, की सेट के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, ये एक सेट रिटर्न करवाता है, ठीक है। तो वापस गया मैंने बोला कि यानी मेरे पास कोई सेट आने वाला है, सेट आने वाला है। अभी सेट किस चीज़ का आएगा? कीज का आएगा। और कीज का टाइप क्या था? वे कीज का टाइप मैंने स्ट्रिंग बोला था शुरुआत में, जब की वैल्यू तो सेट किया था मैप के अंदर, देखो यहाँ पे किया था। तो कीज का टाइप मैंने स्ट्रिंग बोला, वैल्यू को टाइप मैंने स्ट्रिंग बोला है। तो यहाँ पर मेरा सेट ऑफ स्ट्रिंग आ गया। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो इस प्रकार से आपने एक सेट स्टोर कर लिया, एक सेट स्टोर कर लिया, मतलब की सेट इसका नाम रखिए लेट्स से, ठीक है। अब अगेन आपका मन होगा इसको देखने का, भैया क्या क्या है इससे ना, तो ये दिखाया था एक बार, तो मैंने बोला की सेट। तो यहाँ पे साफ साफ पता है की सेट के अंदर सारी कीज आने वाली है, और कीज में क्या क्या है? BR IN और US। तो इस की सेट के अंदर BR IN और US प्रिंट होना चाहिए। क्या BR IN US प्रिंट हो रहा है? बिल्कुल सही। तो सारी की सारी कीज यहाँ पर आ गई, क्योंकि जैसे यहाँ पर कीज आप लेके आ पाए हैं, वैसे ही आप वैल्यूज भी लेके आ सकते हैं अलग से, क्योंकि मैंने कहा था ना एक मैप 3 स्टेट मेंटेन करता है, सारी की सारी कीज, सारी की सारी वैल्यूज और की और वैल्यू के बीच की मैपिंग। तो सारी की सारी कीज आप की सेट के द्वारा लेके आ सकते हैं। अब सारी सारी वैल्यूज आप लेके आना चाहते हैं, ये देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने बोला कि ये रहा टेबल, एक डॉट वैल्यूज करके मेथड मेरे पास है। वैल्यूज से मैं सारी मेथड सारी वैल्यूज को लेके आ सकता हूँ। मुझे नहीं पता क्या रिटर्न करता है, तो ये कलेक्शन ही कोई रिटर्न करता है, वो चेक कर लेते हैं। वैल्यूज के अंदर गया, एक कलेक्शन रिटर्न कर रहा है, कलेक्शन ऑफ वैल्यू टाइप, ठीक है। तो वापस गया, मैंने बोला कि यार ये रिटर्न कर रहा है एक कलेक्शन रिटर्न करना है किस टाइप का? वैल्यू टाइप का। वैल्यू का टाइप क्या लिखा हुआ है? हमने शुरुआत में स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया था। कहाँ पे डिफाइन किया था स्ट्रिंग? ये किया हुआ हमने यहाँ पर, ये की का टाइप स्ट्रिंग डिफाइन किया हुआ है, और वैल्यू का टाइप भी हमने स्ट्रिंग ही डिफाइन किया हुआ है। तो मैंने कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पर ले लिया और हमने बोल दिया वैल्यू सेट बोल दिया इसको, ठीक है। अगेन सेट नहीं है, कलेक्शन है सिंपल नो।
तो हम इसको प्रिंट करा के एक बार देखेंगे में क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं। तो हमने बोला कि एक बार वैल्यू सेट को प्रिंट करवा दो। अब वैल्यू सेट तो साफ साफ पता ही है, ब्राज़ील, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स 3 वैल्यू मेरे पास है। तो क्या यहाँ पे आ रहा है आउटपुट के अंदर? बिल्कुल सही। हमने अच्छा इंडिया की जगह इंडोनेशिया कर दिया, दैट्स इंडिया की जगह इंडोनेशिया प्रिंट हो रहा है, बट ठीक है। ब्राज़ील आ गया, इंडोनेशिया आ गया और यूनाइटेड स्टेट्स आ गए। तो वैल्यूज़ के द्वारा मैं यहाँ पर ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स को लेके आ पाया और की सेट के द्वारा मैं सारी सारी कीज़ को लेके आ पाया। तो 2 चीज़ें आपने फेच करनी सीख लिए, किस प्रकार से मैप से आप ये 2 चीज़ें फेच कर सकते हैं। लास्ट वाले गेट ऑल दी एंट्रीज फ्रॉम मैप। सारी एंट्रीज कैसे आप लेके आ सकते हैं एक बार ये देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल है, इसका नाम है एंट्री सेट। एंट्री सेट ये लेके आना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो सिंपल सी बात है, मैंने बोला कि टेबल में मुझे सारा एंट्री सेट चाहिए। अगेन मुझे नहीं पता कि क्या रिटर्न हिस्सा होगा, तो हमने बोला चेक करके आता हूँ। तो इसने बोला कि इस टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, एक सेट रिटर्न करता है जिस सेट के अंदर इस टाइप की वैल्यू होती है, जिस सेट के अंदर एंट्री टाइप की वैल्यू होती है। तो जब आपने बोला एंट्री सेट दे दो, तो एक सेट ऑफ एंट्रीज तुम्हें मिल रही है। कैसे लिखते हैं इसको दिखाता हूँ। तो मैंने बोला कि यार ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, ये मुझे एक सेट रिटर्न कर रहा है। मैं ठीक है देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मुझे एक सेट रिटर्न कर रहा है। अब सेट किस टाइप का रिटर्न कर रहा है? एंट्री टाइप का रिटर्न कर रहा है। तो एंट्री टाइप का रिटर्न कर रहा है। एंट्री किस टाइप की है? स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग टाइप। तो यहाँ पर मैंने अपना ये बता दिया और हमने इसका नाम st दे दिया। ठीक है, तो ये पूरा की सेट मुझे, पूरा एंट्री सेट मुझे मिल गया। तो मैंने बोला ये पूरा एंट्री सेट मुझे मिल गया है और मैं चाहूँ तो इस पूरे एंट्री सेट को प्रिंट करवा सकता हूँ। मैंने बोला एस आउट एंट्री सेट। तो इसके द्वारा पहली एंट्री BR ब्राज़ील, दूसरी एंट्री IN इंडोनेशिया, तीसरी एंट्री US यूनाइटेड स्टेट्स, वो सारी की सारी एंट्रीज प्रिंट हो जानी चाहिए। क्या मुझे सारी एंट्रीज मिल रही है? बहुत बढ़िया। मैं एक बार एक स्टेटमेंट डालता हूँ यहाँ पे ताकि समझ में आ जाए हमारा आंसर कहाँ पर है। ठीक है, तो हमने इसको फिर से एक बार रन कर दिया प्रिंटिंग एंट्रीज करके और यहाँ पर मेरी ये सारी की सारी एंट्रीज प्रिंट हो गई। BR ब्राज़ील, IN इंडोनेशिया, US यूनाइटेड स्टेट्स। तो आप चाहो सारी कीज अलग से निकाल सकते हो, आप चाहो सारी वैल्यूज अलग से निकाल सकते हो और आप चाहो फिर सारी के सारे एंट्रीज को या रिकॉर्ड्स को आप मैप से निकाल सकते हो यूजिंग एंट्री सेट का फंक्शन। ठीक है, ये बात समझ में आती है। एंट्री सेट क्या रिटर्न करता है? एक सेट रिटर्न करता है। सेट ऑफ व्हाट? सेट ऑफ एंट्रीज। एंट्रीज कैसे दिखाते हैं? मैप डॉट एंट्री लिख के आप एंट्री को दर्शाते हो। ठीक है, एक एंट्री को आप कैसे दर्शाते हो? मैप डॉट एंट्री लिखते हो। एंट्री के अंदर क्या होता है? की वैल्यू पेयर। की किस टाइप की? स्ट्रिंग टाइप की। वैल्यू किस टाइप की? स्ट्रिंग टाइप की। तो ये हो गया सेट ऑफ एंट्री ऑफ टाइप स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग। इस प्रकार से आपने एक एंट्री को दर्शा दिया। ठीक है, ये तो आपने इंटायरली प्रिंट करा दिया कि लेट्स से आपको मैप के ऊपर आइटरेट कर रहा हूँ, तो पूरे मैप के ऊपर आइटरेट किस प्रकार से किया जा सकता है उसके लिए हमने एक स्लाइड यहाँ पर ऐड की हुई है। तो इस प्रकार से आप सेट के ऊपर आइटरेट कर सकते हो एक फॉर लूप का यूज करके, फॉर ईच लूप का यूज करके। आपने एक मैप यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, आपने एक एंट्री यहाँ पर इंसर्ट करी, एंट्री यहाँ पर इंसर्ट करी और की जो है इंटीजर टाइप की आपने रखी हुई है, वैल्यू जो है वो स्ट्रिंग टाइप की आपने रखी हुई है। आपने बोला कि ये रहा मेरा मैप का पूरा एंट्री सेट। अब एंट्री सेट के अंदर क्या होता है? मल्टीपल एंट्रीज होती है, इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज होती है। तो जैसे एरे के अंदर आपने बोला कि लेट्स से मैंने कोई एरे लिस्ट बनाई है किस टाइप की? इंटीजर टाइप की। तो फॉर ईच लूप में क्या चलाते थे? फॉर ईच इंटीजर i बिलोंग्स टू आपके जो ये एरे लिस्ट है और इसमें आप चल रहे होते थे। ठीक है, क्योंकि एरे के अंदर मल्टीपल इंटीजर्स होते हैं तो एंट्री सेट के अंदर मल्टीपल एंट्रीज होती है। तो यहाँ पे एक सिंगल एंट्री आपको दर्शानी पड़ेगी। एंट्री कैसे दर्शाते हैं? मैप डॉट एंट्री करके, इसके द्वारा आप एंट्री दर्शाते हैं। तो आपने मैप डॉट एंट्री करके एक सिंगल एंट्री को दर्शाया। यहाँ पे क्या लिखते हैं? की किस टाइप की है? इंटीजर, दैट्स व्हाई इंटीजर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू, वैल्यू किस टाइप की? स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई यहाँ स्ट्रिंग लिखा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा सिंटेक्स जो है एक सिंगल एंट्री को दर्शाता है और ये एंट्री सेट जो है मल्टीपल एंट्रीज को रिटर्न कर रहा होता है। तो इस प्रकार से आप पूरे मैप में आइटरेट कर सकते हैं। ठीक है, इस कोड को एक बार रन करके देखेंगे आपको होगा तो मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि क्या प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आती है। मैप के बारे में हम सीख चुके हैं। अगेन मैं फिर से यहाँ पर जाऊँ और लेट्स से मैंने बोला ये तो मेरा हैश मैप है, तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर प्रिजर्व नहीं हो रहा होगा। इंसर्शन ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं और ये ऑफ 1 में काम कर रहा है, कॉन्स्टेंट टाइम में काम कर रहा है। लेट्स से मैं इसको लिंक्ड हैश मैप कर दूँ, तब भी सारी की सारी चीज़ें चलने वाली, तो कहीं कोई एरर नहीं आ रहा है। बट फर्क इतना कि ये आपके इंसर्शन ऑर्डर को मेंटेन कर रहा हो और यहाँ पर आपके रिमूवल की एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन होने वाली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिंक लिस्ट बेस्ड इंप्लीमेंटेशन चल रही है। और द लास्ट वन इज
मैंने बोला ट्री मैप, तो ट्री मैप्स के अंदर अगेन कोई एरर नहीं आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, आपका कोड बयान करके दिखा सकता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉग होने वाली जो अंडरलाइंग इंप्लीमेंटेशन आपकी पीएसटी बेस्ड होती है, ठीक है। अगेन ये सारी चीज़ें डीएसए पे फोकस ज़्यादा है कि डीएससी क्या है, लिस्ट क्या है। तो आप जब आगे डीएसए कॉन्सेप्ट पढ़ेगी फ्यूचर में, तो वहाँ पर आपको अच्छे समझ में आएगा कि उस दिन मैंने बीएसटी कहा था उस बात का ये मतलब था, उस दिन निकलेस कहा था उस बात का ये मतलब था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मैप इंटरफेस भी समाप्त होता है। आपने अच्छे से देखा कि क्या क्या आपके पास अंडरलाइन इम्प्लीमेंटेशन पॉसिबल थी, कैसे क्रिएट करना है, कैसे इंसर्ट करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे एक्सेस करना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। क्रिएट करने के लिए मैं पुट का यूज़ कर लूँगा, डिलीट करने के लिए रिमूव का यूज़ कर लूँगा, फेच करने के लिए गेट का यूज़ कर लूँगा, क्लियर करने के लिए ये फंक्शन मेरे पास है। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपने ऑब्जर्व कर, ठीक है। अब आते हैं लास्ट दो टॉपिक्स के ऊपर, जो कि कंपेरेबल इंटरफेस एंड कंपेरेटर इंटरफेस, ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। आपको याद होगा जब मैं प्रायोरिटी क्यू आपको पढ़ा रहा था, प्रायोरिटी क्यू में आपको जब पढ़ा रहा था, तो वहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी लास्ट मॉड्यूल के अंदर, मॉड्यूल नंबर 2 के अंदर। हाँ, ऐसा कोई एक लैम्डा एक्सप्रेशन मैंने राइट डाउन करके दिया था कि ए कॉमा बी माइनस डी, और मैंने कहा था इसके बारे में आगे बाद में जाकर बताऊंगा, वहाँ पे कंपेरेबल इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, कंपेरेटर इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आया। तो अब फटाफट से हम डिस्कस करने वाले हैं कंपेरेबल इंटरफेस एंड कंपेरेटर इंटरफेस, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो एक बार देखते हैं कि कहाँ पर इनका यूटिलाइजेशन आप करने वाले हो, ठीक है। वापस कोड में चलते हैं, और मैंने कहा कि मेरे पास यहाँ पर लेट्स से मैं यहाँ पे गया, मेरे पास एक मेन फाइल थी, इस मेन फाइल के अंदर मैं चला गया, और मैंने कहा इसको तुम सही से छुटा देते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि यहाँ पर ना एरे स्टेट करता हूँ, ठीक है भैया, एरे स्टेट कर लो। तो आपने बोला कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट कर ली, और इंटीजर, इसका नाम मैंने लिस्ट ही रख दिया है, न्यू एरे लिस्ट इस प्रकार से क्रिएट कर। अब मैंने यहाँ पर तो चलिए मैं से ऐड कर दी है, लिस्ट डॉट ऐड ऑफ 15, मैंने बोला लिस्ट डॉट ऐड 8, लिस्ट डॉट ऐड 2, और लिस्ट डॉट ऐड 90, इस प्रकार से। अब लेट्स से मैं इसे प्रिंट करूँ, तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसे प्रिंट करने पर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी ऑर्डर में हमने एलिमेंट इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है। इसे मैं क्रिएट रन कर देता हूँ फटाफट, आंसर 15,8,290, ठीक है। और मैं इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ। सॉर्ट करने के लिए हमने क्या सीखा था कि हम कलेक्शंस डॉट सॉर्ट के आधार पर इसको हम सॉर्ट करने वाले हैं। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट में हमने लिस्ट पास कर दी कि इस लिस्ट को सॉर्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमने फटाफट से इसको एक बार इंपोर्ट कर लिया और इसको सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं फटाफट से इसको दोबारा प्रिंट करता हूँ, क्या ये लिस्ट सॉर्ट हुई, फटाफट चेक करते हैं। पहले तो अनसॉर्टेड थी, क्या हम सॉर्ट हुई, तो हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ ये अब लिस्ट सॉर्ट हो चुकी है। ऐसे तो समझ में आता है। ऐसे हमारे लिए सॉर्ट करना बहुत आसान है, जहाँ पर मैं उन डेटा टाइप्स के ऊपर या उन क्लासेस के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि पहले से ही मेरे पास अवेलेबल है। चाहे मैं इंटीजर की बात करूँ या इंट की बात करूँ, चाहे मैं स्ट्रिंग की बात करूँ, चाहे मैं डबल की बात करूँ, तो वो सारी चीज़ें पहले से ही आपके पास अवेलेबल है। दैट्स व्हाई यहाँ पर सॉर्टेड लॉजिक डिफाइंड है और आप रन कर पा रहे हैं, ठीक है। बट लेट्स से यहाँ पर मैं खुद को एक कस्टम डेटा टाइप क्रिएट करूँ या कस्टम क्लास क्रिएट करूँ या कस्टम ऑब्जेक्ट बनाऊँ और मैं बोलूँ इनको सॉर्ट करूँ। एक लिस्ट ऑफ कस्टम ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट की और मैंने कहा इन्हें सॉर्ट करूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स नाम के स्टूडेंट टाइप के कस्टम ऑब्जेक्ट आगे बहुत सारे, मैंने कहा सॉर्ट करूँ। तो यहाँ पर कौन सा स्टूडेंट पहले आना चाहिए, कौन सा स्टूडेंट बाद में आना चाहिए आपके एरे के अंदर, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसे कैसे किया जाए ये समझना चाहते हैं। तो जब खुद का कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक आपको डिफाइन करना है, तो खुद का कस्टम कंपैरिजन लॉजिक आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, खुद का कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक आपको डिफाइन करना है कि दो स्टूडेंट में से कौन सा स्टूडेंट छोटा माना जाएगा, जिसका वेट कम है, जिसकी एज कम है, एज के नाम में ए आ रहा है, बी आ रहा है। जब खुद का कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक आपको लिखना है, तो खुद का कस्टम कंपैरेटर या खुद का कस्टम कंपैरिजन लॉजिक आपको राइट डाउन करना है। सबसे पहले तरीका क्या है, कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना। कैसे समझते, चलो अब वापस यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पर एक और क्लास क्रिएट करी, क्लास का नाम मैंने रखा स्टूडेंट, और स्टूडेंट्स के अंदर मैंने फटाफट से यहाँ पे कुछ डेटा एम्बर्स डाल दी कि पब्लिक इंट एज, और मैंने बोल दिया पब्लिक, अगेन हाथ सेट नहीं हुआ है कीवर्ड मैंने अभी तक, स्ट्रिंग नेम और पब्लिक एज गेट, ठीक है।
तो यहाँ पर ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने ऐड कर दी स्टूडेंट के लिए। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर भी ऐड कर सकता हूँ। मैंने फटाफट से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया है और मैंने बोला यार इन सभी के लिए कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। ठीक है, ये बात समझ में आती है। मैं फिर से चाहूँ तो यहाँ पे इनके गेटर सेटर भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैंने फटाफट से इन सभी के गेटर सेटर भी डिफाइन कर दिए। गेटर आ गए मेरे पास, जनरेट के अंदर सेटर आ गया। मैंने बोला कि भाई इनके सेटर भी डिफाइन कर दो। तो इनके गेटर सेटर डिफाइन कर दिए मैंने, इनका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया मैंने। कुछ कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दी। ठीक है, अब मैं और क्या करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि यार मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मेरे पास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनमें से मैं सॉर्टिंग किस प्रकार ले रहा हूँ ये मैं देखना चाहता हूँ। तो फटाफट से मैं मेन क्लास पे गया और मैंने बोला कि इसको अभी भी तुम कर लो कमेंट और मैं तुम्हें लिख देता हूँ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की तरह। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जगह बनाई हमने ताकि हम अच्छे से कोड कर पाए। तो हमने बनाया लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, और हम गए फटाफट से, इसका नाम दिया हमने लिस्ट, इसको हमने बोल दिया, इसको बोल देता हूँ स्टूडेंट्स। लिस्ट बहुत बढ़िया। तो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास तैयार है। फटाफट से इसके अंदर स्टूडेंट ऐड करते रहते हैं और फिर देखते हैं क्या हो। तो हमने बोला कि स्टूडेंट्स डॉट ऐड, तो आपने यहाँ पे एक नया स्टूडेंट ऐड कर दिया जिसके अंदर आपने कहा कि सबसे पहले वो एज डिफाइन करनी है। तो मैंने बोला इसकी एज है 19, इसका नाम डिफाइन करना है। इसका नाम डिफाइन कर दिया मैंने विपुल और इसका वेट डिफाइन करना है। तो वेट डिफाइन कर दिया मैंने ऐसा 68। तो एक स्टूडेंट मैंने इस प्रकार से ऐड कर, ऐसे ही मैं 3 स्टूडेंट्स और ऐड कर देता हूँ। मैंने बोला इसकी एज कितनी है, इसकी एज हमने बोल दिया 23 है, इसकी एज मैंने बोल दिया 21 है, इसकी एज मैंने बोल दिया 7। ठीक है, इसका नाम ऐड करता हूँ। इसका नाम मैंने बोल दिया, इसका नाम लव है। ठीक है, और इसका नाम मैंने ऐड कर दिया, इसका नाम अंकित है, इसका नाम बिल्लू है। ठीक है, तो ये आपने नाम ऐड कर दिया। वेट की अगर बात करें, मैंने कहा लव का वेट तो बहुत ज़्यादा है भाई, 87 है आजकल तो। और अंकित का वेट क्या है, अंकित का वेट मैंने बोला 55 है, तो बच्चा है। ठीक है, और ये जो आपका बिल्लू है ये तो बिल्ली है, तो बिल्ली का वेट मैं 13 डालूंगा। तो इस प्रकार से मैंने 4 स्टूडेंट ऐड कर दिए हैं जिनकी मैंने प्रॉपर्टीज एज नेम और वेट सब ऐड कर दिए। ठीक है, मैं एक बार नहीं प्रिंट करके देखना चाहता हूँ। प्रिंट करने से पहले एक बार स्टूडेंट क्लास का टूस्टिंग वाला मेथड जो है उसे जनरेट करा दो। जनरेट पे गया, टूस्टिंग पे गया और मैंने इसको ओके कर दिया। बहुत बढ़िया। वापस आता हूँ मेन डॉट जावा पे और मैंने कहा कि मैं इसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैंने इसे प्रिंट कराने के लिए बोला कि मुझे स्टूडेंट्स को प्रिंट कराना है और चेक करते रन करके कि क्या आउटपुट में आ रहा है। हमने रन किया, ऑब्जर्व किया कि पहला स्टूडेंट ये यहाँ पे आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक आ गया, तीसरा स्टूडेंट मेरे पास यहाँ अवेलेबल रहा, चौथा मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल पड़ी। तो सारे के सारे स्टूडेंट्स तो सही से प्रिंट हो रहे हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं है। बट गड़बड़ ये है कि मैं चाहता हूँ ये सारे के सारे स्टूडेंट किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया बेस पे प्रिंट हो। ठीक है, अब वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया क्या है ये समझते हैं। लेट्स से इनको सॉर्ट कर दो। लेट्स से क्योंकि मेरा कस्टम डेटा टाइप है, कस्टम क्लास मैंने क्रिएट कर ली है स्टूडेंट की, मैं सॉर्ट करता हूँ तो क्या होगा समझते हैं। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और यहाँ मैंने बोल दिया कि स्टूडेंट्स को सॉर्ट। तो स्टूडेंट्स को सॉर्ट करने के लिए बोले यहाँ पे एक तुम्हारा एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है कि नो इंस्टेंस ऑफ टाइप दिस एग्जिस्ट सो दैट स्टूडेंट कंफर्म टू कंपेरेबल दिस। तो उसने बोला कि भाई आपका स्टूडेंट वाली जो क्लास है वो तो कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही, तो इसको सॉर्ट कैसे करना है ये हमें नहीं पता। तो कहना ये चाहते हैं कि कलेक्शन डॉट सॉर्ट के अंदर जब भी आप इस प्रकार से कोई डेटा डालते हैं या कोई कलेक्शन इंसर्ट करते हैं तो सबसे पहले उसको सॉर्ट करने के लिए उसके कंपेरेबल की इम्प्लीमेंटेशन देखी जाती है कि ये पर्टिकुलर डेटा कंपेरेबल को किस प्रकार से डिफाइन कर रहा है। क्योंकि हमारे स्टूडेंट क्लास ने कंपेरेबल इंटरफेस को डिफाइन नहीं किया है, दैट्स वाई यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पर स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग की बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी कंपेरेबल की, दैट्स वाई आप चल पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे इंटीजर होता तो इंटीजर की बाय डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होगी कंपेरेबल इंटरफेस के लिए, दैट्स वाई वो चल पा रहा है। पर यहाँ पर हमने स्टूडेंट ऐड किया है और स्टूडेंट की हमने अब तक कोई कंपेरेबल इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन ऐड नहीं की है, दैट्स वाई यहाँ पर इशू आ रहा है। तो टास्क ये है कि इसको चलाने के लिए मुझे स्टूडेंट क्लास के अंदर कंपेरेबल इंटरफेस को डिफाइन करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कैसे? चलो, तो मैं स्टूडेंट क्लास के अंदर गया और मैंने यहाँ पर जाकर बोला कि भाई ये पता किसको इम्प्लीमेंट करता है, ये कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये आपके कंपेरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करता हूँ मैं, क्या कहते हैं इम्प्लीमेंट मेथड। कौन सा मेथड? कंपेयर टू। तो एक मेथड है, इसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा।
तो ये जो मेथड है कंपेयर टू, ये क्या काम करता है, ये सिर्फ इतनी बात बताता है कि ये मेथड किसके लिए कॉल हुआ है, ये मेथड करंट ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस मेथड इज कॉल्ड फॉर करंट ऑब्जेक्ट। और करंट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, करंट ऑब्जेक्ट आपका दिस होता है, राइट। तो मेरे पास यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है दिस वाला और एक मेरे पास यहाँ पर इनपुट पैरामीटर में आ रहा है, लेट्स से मैं इसका नाम लिखता हूँ दैट। तो एक ऑब्जेक्ट जिसने इस मेथड को कॉल किया है वो दिस ऑब्जेक्ट हो गया, करंट ऑब्जेक्ट हो गया, और एक ऑब्जेक्ट जो मेरे पास यहाँ पर इनपुट पैरामीटर में आ रहा है दैट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपना लॉजिक डिफाइन करो, यहाँ पर अपना लॉजिक डिफाइन करो किस प्रकार से सॉर्ट करें, ठीक है। We will define our sorting logic, ठीक है। अब वापस एकदम स्लाइड पर जाए तो हम एक बहुत अच्छी चीज पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कंपेरेबल के अंदर कि अगर आप कोई नेगेटिव इंटीजर रिटर्न करें, आप कोई जीरो रिटर्न करें, आप कोई पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करें, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपका जो ये कंपेयर टू वाला मेथड है ये हमेशा इन तीनों में से कोई एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, या तो आपके पॉजिटिव इंटीजर रिटर्न करें, जिसका मतलब ये है कि दिस वाला ऑब्जेक्ट जो है उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बड़ी है आपके दैट ऑब्जेक्ट की किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से, या फिर आप जीरो रिटर्न करें कि दिस ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बराबर है, इक्वल है आपके दैट वाले ऑब्जेक्ट से, या तो आपको नेगेटिव इंटीजर रिटर्न करें कि आपका दिस वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कम है, लेस देन है आपके दैट वाले ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर लेट्स से मैं सॉर्टिंग रखना चाहता हूँ बेसिस ऑन एज, तो मैंने बोला सॉर्ट बेसिस ऑन एज, तो मैं एज के बेसिस को सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो बड़ा सिंपल है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ रिटर्न दिस की एज माइनस दैट की एज, तो इससे क्या होने वाला है, अगर यहाँ पर स्टूडेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, स्टूडेंट है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर दिस वाले की एज बड़ी होगी दैट वाले से तो एक पॉजिटिव इंटीजर जाएगा, अगर यहाँ पर दिस वाले की एज बराबर होगी दैट वाली एज से तो जीरो नंबर जाएगा, अगर यहाँ पर दिस वाले की एज छोटी होगी दैट वाले से तो नेगेटिव इंटीजर जाएगा। तो बेसिस ऑन दिस लॉजिक आप असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अपने स्टूडेंट्स को अरेंज कर पाएंगे। तो अगर अब मैं जाकर फटाफट से एक बार रन करके देखूँ तो मैं ऑब्जर्व करूंगा कि अगर अब मैं सॉर्ट करने के बाद प्रिंट करता हूं, तो क्या प्रिंट होता है, चेक कर लेते हैं। अगर अब मैं सॉर्ट करके प्रिंट करता हूं, पहले प्रिंट होता है 19, 23, 21, 7, अब क्या प्रिंट हो रहा है, 7 वाला स्टूडेंट बिल्लू, 19 वाला स्टूडेंट पीपल, 21 वाला अंकित और 23 वाला लव। तो यहाँ पे आपने एज के बेसिस पे सॉर्ट कर लिया है, तो बेसिस ऑन एज आपने सॉर्ट कर लिया, इसलिए आपको क्या करना पड़ा, आपने कलेक्शन डॉट सॉर्ट रन किया अपने स्टूडेंट्स वाले एरे के ऊपर, अपनी लिस्ट के ऊपर, और आपने अपने स्टूडेंट वाले डेटा टाइप के लिए, अपनी स्टूडेंट वाली क्लास के लिए आपने कंपेरेबल वाले इंटरफेस को इंप्लीमेंट किया। जब भी आप कंपेरेबल वाला इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेंगे, यू हैव टू ओवरराइट दी कंपेयर टू वाला मेथड, और आपने यहाँ पर लॉजिक डिफाइन कर दिया कि भैया असेंडिंग ऑर्डर के बेस पर मुझे सॉर्ट कर, भैया मुझे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना होता तो उल्टा कर देता भाई, तो मैं उल्टा कर देता कि भाई दैट डॉट एज को आपने माइनस करवा दिया किससे, दिस डॉट एज से, खत्म। तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एज में सॉर्ट हो जाना चाहिए। चलो रन करके देखते हैं, तो रन करके देखते हैं फटाफट। तो मैंने इसको रन किया, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होना चाहिए, देखो 23 ऊपर आ गया, 21 ऊपर आ गया, 19 आ गया, 97 आ गया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चल रहा है। तो बेसिस ऑन दी एज आपने सॉर्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ। अब सवाल ये है कि ऐसा भी तो हो सकता है किसी दो बच्चों की एज सेम हो जाए, क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो आपने बोला कि मान लो लव की और अंकित की एज बिल्कुल सेम है, तो इसमें किसको ऊपर रखा जाए, मैं बोला इस केस में देखते हैं किसको ऊपर रखा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, लव और अंकित वाली गेम में लव को ऊपर रखा जा रहा है और अंकित को नीचे रखा जा रहा है। पर मैंने कहा कि नहीं, अगर लेक्सिकोग्राफिकल मैनर में देखें तो ए तो एल से पहले आता है, तो लेट्स से एज अगर सेम है तो मैं स्ट्रिंग के बेसिस पर, एक कैरेक्टर के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो अगर यहाँ पे एज 23 और 23 आ रही है दोनों के अंदर, तो मैं नेम देखूंगा। अब नेम अंकित जो है वो लव से पहले आता है, क्योंकि ए जो है एल से पहले आता है, तो अंकित वाले रिकॉर्ड को ऊपर होना चाहिए था। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाला मैनेज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट के अंदर गया, मैंने यहाँ पर एक लॉजिक डिफाइन कर दिया कि अगर दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू दैट डॉट एज है, इस केस में क्या करना है,
इस केस में क्या करना है, इस केस के अंदर क्या करना है, अगर बराबर है तो मैंने कहा कि उनके नाम को कंपेयर कर लो। तो आपने बोला रिटर्न दिस डॉट नेम। अब नेम क्या है, स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग का कंपेयर टू मेथड पहले से ही डिफाइंड होगा, मुझे दोबारा डिफाइन करने की नीड नहीं। तो मैंने बोला दिस डॉट कंपेयर टू, मैं बोल दिया दैट डॉट। तो आपने दिस डॉट नेम को दैट डॉट नेम से कंपेयर करा दिया। इनका कंपेयर टू फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करता, दैट सा मुझे खुद से लॉजिक डिफाइन करने की नीड नहीं पड़ी। अब अगर मैं मेन डॉट जॉब लेकर रन करूंगा तो देखते हैं क्या होता है। अब बिल्कुल सही आ रहा है, दोनों की एज 23 थी, अब अंकित ऊपर आ गया। क्यों? क्योंकि मैंने लॉजिक इस प्रकार से लिखा हुआ है कि भाई अगर आपकी एज दोनों की सेम है, यानी कि अंकित की और लव की एज सेम थी, आप किसके बेसिस पर सॉर्ट कर रहे हैं, तो आप नाम के बेसिस पर सॉर्ट कर रहे हैं। अब नाम की अगर बात करें तो लेक्सिकोग्राफिकली अंकित जो है वो लव से पहले आता है, दैट्स वाई अंकित यहाँ पर आ गया। तो एक तरीका आपके पास ये है जहाँ पे आपको खूब दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मेरे को पहले सॉर्ट करने के लिए बोलना पड़ेगा कि मेरे को इसको सॉर्ट करना है। अब क्योंकि कस्टम क्लास के लिए मैंने कंपेरेबल इंटरफेस डिफाइन नहीं किया हुआ तो ये सॉर्ट करेगा ही नहीं, तो मुझे इस कस्टम क्लास के लिए कंपेरेबल को डिफाइन करना पड़ेगा। इंटरफेस को मैंने कंपेरेबल डिफाइन कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसने मुझे कहा कि कंपेयर टू वाले मेथड को एक बार फटाफट से ओवरराइड करो, तो मैंने इसे ओवरराइड करके अपना खुद का सॉर्टिंग का लॉजिक डिफाइन कर दिया कि भाई इस प्रकार से आप सॉर्टिंग करने वाले। ये बात समझ में आती है? तो एक तरीका तुम्हारे पास ये था जहां पर तुम कंपेरेबल का यूज करके सॉर्टिंग कर सकते थे, ठीक है। सेकंड एक और तरीका तो हमारे पास अवेलेबल है कि ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ईजी लगने वाला है, और C++ के अंदर भी हम लोग यही कंपेरेटर वाला तरीका यूज़ कर रहे होते हैं, ज़्यादा मेहनत नहीं करते। तो कंपेरेटर वाले तरीके से अगेन तुम अपने कस्टम ऑब्जेक्ट्स के लिए फिर दोबारा अपना सॉर्टिंग लॉजिक डिफाइन कर सकते हो। आपको इस बार किसी और क्लास में जाने की नीड नहीं पड़ती। अब जहाँ पर सॉर्ट कर रहे होते हो वहीं पर ही अपना कंपेरेटर डिफाइन करके सॉर्ट करवा सकते हो, या फिर आप सिंगल एक कंपेरेटर राइटर कर लो, बार बार से यूज़ कर लो। अगेन आप किसी और क्लास के अंदर मिक्स नहीं कर रहे होते चीज़ों को, कैसे समझ लोगे आप, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी आपका कंपेयर टू वाला मेथड ही होता है, वो भी आपका नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव वाली गेम पर ही चल रहा होता है। मैं दिखाया हूँ कैसे। तो मैंने कहा कि जैसे मुझे यहाँ पर मेन डॉट जावा में मैंने यहाँ पे सॉर्ट किया, फिर मेरे को स्टूडेंट को यहाँ पे कंपेरेबल को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, फिर इस मेथड को मुझे यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ गई। आसान तरीका क्या होता कि मैं कंपेरेटर इंटरफेस का यूज़ कर लेता। अब आसान क्यों है ये समझ लें। तो मैंने कहा वापस चलते हैं मेन डॉट जावा में, और यहाँ मैंने बोला कि हमने क्या किया, हमने ये कह दिया कि कलेक्शंस डॉट सॉर्ट स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है, पर किस बेसिस पर सॉर्ट करना है वो मैंने यहीं पर डिफाइन कर दिया कि न्यू कंपेरेटर। तो मैंने यहाँ पे कंपेरेटर सीधा सीधा ऑन द स्पॉट डिफाइन करते हैं, खत्म। मुझे कोई कंपेरेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं पड़ी, मुझे कोई कंपेरेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करके उस क्लास के अंदर कंपेयर टू वाले मेथड को इंप्लीमेंट करने की नीड नहीं पड़ी। जो भी करना है ऑन द स्पॉट यहीं पर कर दूंगा, खत्म। तो मैंने बोला मैंने सीधा कलेक्शन डॉट सॉर्ट किया, किसको सॉर्ट करना है, स्टूडेंट्स को सॉर्ट करना है, किस बेसिस पर सॉर्ट करना है वो कंपेरेटर मैंने यहाँ पर डिजाइन कर दिया, खत्म। अब इसके अंदर लॉजिक आइटम करोगे, ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर भी तुम्हारे कंपेयर नाम का ही फंक्शन है, यहाँ पर भी तुम्हारे पास दो ही स्टूडेंट आ रहे हैं कि ये स्टूडेंट है और ये स्टूडेंट है, इनको कंपेयर बताओ किस बेसिस पे किया जाए। मैंने सिंपल सी बात बोली कि अब मैं वेट के बेसिस पर सॉर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने बड़ा आसानी से बोल दिया कि भाई जो O1 ऑब्जेक्ट है उसका वेट माइनस O2 ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट, खत्म, इतना ही। तो अगर O1 का वेट बड़ा होगा तो डिफरेंस पॉजिटिव आ जाएगा, O1 का वेट बराबर होगा O2 के तो जीरो आ जाएगा, O1 का वेट छोटा होगा O2 से तो नेगेटिव आ जाएगा। बेसिस ऑन दैट आप सॉर्टिंग कर दोगे। तो यहाँ पर वेट के बेसिस पर सॉर्टिंग हुई या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट। तो इसको रन कर दिया फटाफट, अब देखो वेट पहले था 68, 87, 55, 13, अब क्या हो गया 13, 55, 68, 87, बहुत बढ़िया। तो वेट के बेसिस पर आपने सॉर्टिंग कर ली, बहुत बढ़िया। तो ये एक और तरीका आपके पास अवेलेबल है जो कि काइंड ऑफ आसान है, जहाँ पे आप एक कंपेरेटर इस प्रकार से डिजाइन कर रहे होते हैं और इजी, ठीक है। ओके, ये तो आपने ऑन द स्पॉट यहाँ पर पूरा कंपेरेटर लिख दिया, पर असलियत में इस प्रकार से आप नहीं कर रहे होते। असलियत में आप क्या करते हैं, अपना खुद का कंपेरेटर कहीं और डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं कंपेरेटर डिफाइन करके तुम्हें दिखाता हूँ। तो मैंने बोला एक क्लास क्रिएट करते हैं, मैंने बोला इस तरह दिया मैंने वेट कंपेरेटर, ठीक है। तो मैंने बोल दिया वेट कंपेरेटर नाम की मैंने क्लास क्रिएट कर ली, और ये क्या करती होगी, ये आपके कंपेरेटर को इंप्लीमेंट करती होगी, ठीक है। कंपेरेटर ऑफ इस टाइप का कंपेरेटर है, ये स्टूडेंट टाइप का कंपेरेटर, ठीक है।
तो एरर आ रहा है किस बात का कि कोई मेथड इम्प्लीमेंट कर रहा हो। तो सिंपल इम्प्लीमेंट मेथड बहुत सारे यहाँ पर आगे, मुझे सबको नहीं देखना, बाकी सारे इम्प्लीमेंटेड है। ये एक फंक्शनल इंटरफेस है, तो यहाँ पर सिर्फ मुझे कंपेयर वाला एक मेथड है जो मुझे इम्प्लीमेंट करना होगा। बाकी सारे देखो सब डिफाइंड है, इकलौता यही है इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है, ओवरराइड करना है। ठीक है, ओवरराइड कर दिया और अपने लॉजिक को मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया कि भाई O1 का जो वेट है माइनस O2 का जो वेट है। बहुत बढ़िया, तो ये कंपैरेटर मैंने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया। अब जब मैंने एक बार इसको यहाँ पर राइट डाउन कर दिया तो इसको बार बार यूज कर सकता हूँ एज, जैसे हम फंक्शन यूज करते थे उसी प्रकार से, राइट। तो मेन डॉट जावा में गया, मैंने बोला कि मेरे को ये लिखने की नीड नहीं है, मुझे यहाँ पे आर्गुमेंट में क्या देना है, कलेक्शन डॉट सॉर्ट। आपने स्टूडेंट दे दिया कि इसको सॉर्ट करना चाहता हूँ, और आपको कंपैरेटर देना आर्गुमेंट, तो आपने यहाँ पे कंपैरेटर दिया कि न्यू वेट कंपैरेटर, खत्म। इस प्रकार से आपने ये सॉर्ट कर लिया मित्रों के अंदर से, आपने कंपैरेटर क्लास बना रखी है और आपने उसको यहाँ पर यूज कर लिया। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट बना के फिर से रन करके देखो एक बार चलता है या नहीं चलता। 13, 55, 68, 87 बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी इशू नहीं। तो कंपैरेटर इंटरफेस किस प्रकार से यूज करना है वो आपने देखा। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पर राइट डाउन कर सकते थे, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिंक देता हूँ, तो कमेंट कर देंगे, एकदम भूल ना जाओ, ठीक है। तो आप चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पर एक कंपैरेटर भी लिख सकते थे, ठीक है, और उसके अंदर लॉजिक डिफाइन कर देते कि O2 का वेट माइनस, सॉरी गाइस, O2 का वेट, अब ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आप चाहते तो आप इस प्रकार से ऐसा नया कंपैरेटर ऑब्जेक्ट बनाकर भी लिख सकते थे, ये भी पॉसिबल, ठीक है। ये सा अब मैंने कहा कि एक काम और कर सकते हैं, एक काम और कर सकते हैं। जब इतनी सारी बातें हो रही हैं तो एक बार वो लैम्ब्डा एक्सप्रेशन भी समझ लेते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले या लास्ट मॉड्यूल में आपने देखा कि हमने A, B इस प्रकार की कोई भी चीज़ लिखी थी, ऐसा कोई लिखा था ना हमने कि A, B, और हमने एक्सप्रेशन बनाया था T माइनस A करके, राइट। ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा था, मैंने कहा था कि लैम्ब्डा एक्सप्रेशन इसको बाद में समझेंगे तो वो समझने वाले। तो लेट्स से यहाँ पर जो मैंने ये न्यू कंपैरेटर लिखा हुआ है, इसको पूरे के पूरे को मुझे लैम्ब्डा एक्सप्रेशन अगर कन्वर्ट करना तो मैं कैसे करूँगा, समझते हैं। बड़ा सिंपल है। आपने देखा कि यहाँ से यहाँ तक तो कुछ करने की नीड नहीं है। इनपुट पैरामीटर में क्या आ रहा है वो आप रख लो, ठीक है। तो आप बड़े इनपुट पैरामीटर में कि मुझे पता है स्टूडेंट्स पे काम कर रहा हो, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट होगा, ये भी रखने की पास नीड नहीं है। O1 और O2 आ गया। ये ब्रैकेट्स आपको करली वाले हटाने पड़ेंगे, या फिर आप ऐसे करो कि यहाँ पर एक एरो लगा दो, और क्योंकि ये सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन के अंदर आप ये ब्रैकेट रिमूव कर सकते हो। आपने इनको रिमूव कर दिया और इसका ऊपर लेके आ सकते हो, इसका ऊपर लेके आगे सेमीकोलन हटा सकते हो, और आपने इसे हटा दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चाहो रिटर्न पे डाल, तो इस प्रकार से आपने एक लैम्ब्डा एक्सप्रेशन तैयार कर ली है सिंपल। तो जो ये पूरा का पूरा लॉजिक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, उसी को छोटा करके बस आपने क्या रखा, आपने बस इनपुट पैरामीटर्स को यहाँ पर दर्शा दिया कि भाई ये इनपुट पैरामीटर होने वाले हैं, ठीक है। ये इनपुट पैरामीटर है, स्टूडेंट्स के अंदर से देख के अपने आप पता लगा लेगा कि स्टूडेंट टाइप का है और ये भी स्टूडेंट टाइप का है। और इनके इन दोनों पैरामीटर्स के लिए क्या करना है, इन दोनों पैरामीटर के लिए बस इनका डिफरेंस रिटर्न कर रहा था, दैट्स हाउ इनका डिफरेंस दिख दिया, अपने आप रिटर्न कर देगा कि जब भी मेरे पास ये दो पैरामीटर्स आएंगे मैं इनका डिफरेंस रिटर्न करता हूँ, कहानी कराऊँ। तो इस प्रकार से आपने एक लैम्ब्डा एक्सप्रेशन भी राइट डाउन कर दिया, ये सिंपली आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन एक और चीज़ तुम देख सकते हो, ये नहीं है पर चलो ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस निकाल रहे हो तुम आंसर निकाल रहे हो। तो अगेन डिफरेंस किस चीज़ का निकल रहा है, दो इंटीजर, एक वेट भी इंटीजर है और तुम्हारा O2 का वेट भी इंटीजर है। तो मैंने ऑलरेडी तुम्हें कहा था कि जो चीज़ें पहले से प्रेजेंट है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे फ्लोट हो, चाहे डबल हो, चाहे तुम्हारा स्ट्रिंग हो, उनकी कंपेयर टू मेथड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो यहाँ पर मैं इनके लिए भी लिख सकता था कि भाई O1 का जो वेट है उसको तुम कंपेयर टू मेथड यूज कर लो, उसका तो कंपेयर टू मेथड यूज कर लो, और इस तरह तुम बोल दो कि भाई O2 का जो वेट है, तो इस प्रकार से कर लो, नहीं हो रहा। तो इंटीजर ले कंपेयर टू वाला नहीं, इस प्रकार से राइट डाउन नहीं करना अपने को। एक और दूसरा केस होता है, इंटीजर डॉट कंपेयर करके तुम्हारे पास एक मेथड अवेलेबल है, इंटीजर डॉट कंपेयर, और यहाँ पर तुम बता दो कि O1 के रेट को कंपेयर करना है जिसके साथ, O2 के रेट के साथ। तो तुम्हें अगर डिफरेंस वाला समझ में नहीं आता तो तुम इस प्रकार से यूज़ कर सकते हो कि भाई मुझे वो A माइनस B माइनस से समझ में नहीं आ रहा है, उस वजह से लगेगा कि डेटा मारना पड़ेगा। बट ये तरीका साथ कि इंटीजर को कंपेयर करने का लॉजिक ऑलरेडी यहाँ पर डिफाइंड है, तुम बस यहाँ बता दो कि कौन से दो इंटीजर को कंपेयर करना है, अपना आप संभाल लेगा, ठीक है। तो तुम यहाँ पे कंपेयर में जाके देख सकते हो कि भाई क्या लॉजिक राइट डाउन किया हुआ है, ये भी तो अभी पॉसिबल है, ठीक है। ये बात समझ में आती है और इसके द्वारा रन कर सकते हो, ये कर लिया।
कुछ और फैंसी चीज़ें भी होती हैं, कुछ और फैंसी चीज़ें भी होती हैं भाई, जैसे जिसमें तुम कंपेयरिंग का यूज़ करते हो या फिर 10 कंपेयरिंग का यूज़ करते हो, पर मेरे हिसाब से वो बस फैंसी स्टफ है, ठीक है। उतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन मुझे दिखता नहीं उन चीज़ों के अंदर, ठीक है। शायद किसी और को दिखता हो डिफरेंटली, बट अगर इतना अगर आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे लेवल पर खड़े हैं और आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो बहुत सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पर, चाहे वो कंपेरेबल इंटरफेस हो, चाहे वो कंपेरेटर इंटरफेस हो, और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, कैसे कंपेरेटर आई काम करना होता है, कैसे कस्टम लॉजिक आप डिफाइन कर सकते हो अपने खुद के कस्टम ऑब्जेक्ट के लिए। तो वो सारी चीज़ें आप जान चुके हैं और आगे सकते हैं। एरेज डॉट सॉर्ट एक बहुत फंक्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, साइट से जाओगे तो एरेज डॉट सॉर्ट, इसके अंदर भी तुम कंपेरेटर का यूज़ कर सकते हो। देखो तो ये करते हैं एक बार, ठीक है। तो एरेज डॉट सॉर्ट और कंपेरेटर आई काम करते हैं। जो मैं यहाँ बराबर से मेन के अंदर मैंने बोला कि इनको कर लो कंपाइल्ड, क्योंकि मेरा काम तो हो चुका है और अब बस एरे वाला पार्ट तो मैं दिखा देता हूँ, फिर तुम्हारी छुट्टी कर दें, ठीक है जी। चलो ठीक, तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर दिया। मैंने बोला कि एरे क्रिएट कर लो और मैंने उसके अंदर बोल दिया कि 5, 1, 7, 2, 8, 4, ये मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया। एक एरे मैंने क्रिएट कर लिया। अब मैं इस पर क्या लगाता हूँ, एरेज डॉट सॉर्ट मेरे पास एक यूटिलिटी है, उसको मैं लगाने की कोशिश करता हूँ कि एरेज डॉट सॉर्ट, और उसके अंदर मैंने ये एक आर पास कर दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर एस आउट करूँ, अब अगर मैं यहाँ पर एस आउट करूँ इस एरे को, तो क्या प्रिंट होने वाला है, चलो चेक करते हैं। मैंने इसको रन किया तो क्या प्रिंट हो रहा है, थोड़ी सी गड़बड़ है, इस प्रकार से नहीं की, मैं इसको लूप के द्वारा प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैंने बोला for each integer a belongs to a r आपको s आउट करना है a, यानी क्या लिख दिया मैंने, थैंक्स टू द कीबोर्ड, और हमने बोल दिया s आउट करना है a, ठीक है। इसको एक बार रन करके देखते हैं चलता है कि नहीं। इसको रन किया 1 2 4 5 7 8, बढ़िया चलता है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो मैंने बोला सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट कर दिया, तो शाम के पास होगा, तो आपने एक सिंगल लाइन के अंदर प्रिंट कर दिया। तो ये तुम्हारे पास ओरिजिनल एरे था और तुमने इसको सॉर्ट करने के लिए बोला, तो इसलिए इसको सॉर्ट कर दिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ये बात समझ में आती है। अब मेरे मन में आता है मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, अब मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए और मैं कुछ भी इनबिल्ट या प्री डिफाइंड यूज नहीं करना चाहता, मैं अपने कस्टम कंपेरेटर लिखना चाहता हूँ। क्या पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे गए अपना कोई कंपेरेटर लिखने का नहीं, और लेट से मैंने बोला कि यहाँ पे रह लेते हैं, इसमें एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने एक और यहाँ पे नई क्लास क्रिएट कर ली, उसका नाम मैंने रख दिया रिवर्स कंपेरेटर, ठीक है, रिवर्स CMP रख दिया लेट से मैंने। और इस रिवर्स CMP के अंदर मैंने बोल दे दी कि इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ये इम्प्लीमेंट्स कर रहा है कंपेरेटर ऑफ इंटीजर। बहुत बढ़िया, ये बात समझना, ठीक है, कंपेरेटर ऑफ इंटीजर, ठीक है जी। और आपने यहाँ पर इसका मेथड जो था कंपेयर वाला, उसको फटाफट से इम्प्लीमेंट कर लिया और आपने यहाँ पर कह दिया कि 2 इंटीजर को कंपेयर करना है, तो आपने यहाँ पर कह दिया कि डिसाइन कर दूंगा। इंटीजर का कंपेयर लॉजिक ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, इंटीजर डॉट कंपेयर होगा कॉमा वो 2। तो मैंने ये इंटीजर कंपेयर लॉजिक निकाल लिया और इस कंपेरेटर को मैं यूटिलाइज कर लूँगा अपने यहाँ पे। बढ़िया, क्या इशू आ रहा है? वो कह रहा है कि प्रोवाइडेड ये है और एक्सपेक्टेड ये है, कंपेरेटर ऑफ दिस, कंपेरेटर ऑफ दिस no instance of type variable p exists so that it conforms to this। तो इसमें अगर लेट्स से मैं इसको इंटीजर और कर दूं तो अब सही चल रहा है, ठीक है, अब सही चल रहा है, ठीक है। तो ये इंटीजर एरे क्रिएट कर लिया मैंने और ये नया अपना कंपेरेटर भी बढ़िया चल रहा है क्योंकि यहाँ पर तो इंटीजर आ रहे हैं तुम्हारे पास, ठीक है। और आपने प्रिंट करवा दिया, देखते हैं चलाने, देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। तो मैंने इसको रन किया और मेरा अभी भी असेंडिंग ऑर्डर आ रहा है क्योंकि आपने लगाया ही उस प्रकार से कंपेरेटर है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है, यहाँ से जो भी आंसर आ रहा है, आपने बोला कि मुझे उस आंसर को क्या करना है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाना है और जीरो है तो जीरो ही रहने नहीं। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि जो भी मेरे पास आंसर आ रहा है यार उसको मैं जीरो से माइनस कर दूँगा।
तो किसी नेगेटिव नंबर को 0 से माइनस करोगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर को 0 से माइनस करोगे तो नेगेटिव बन जाएगा, 0 को 0 से माइनस करोगे 0 रह जाएगा। चेक करता है कि ऐसे बात बन पा रही है कि नहीं बन पा रही। एक तरीका तो ये बेसिक बच्चों वाला तरीका हमारे पास है। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर पा रहे हैं? बिल्कुल कर पा रहे हैं। एक तरीके तुमने इसे क्रैक कर लिया है, ठीक है। दूसरा तरीका जिसमें कुछ प्री बिल्ट में यूज़ कर सकूँ या फिर उसे यहाँ पर ऐड कर सकूँ या फिर 0 से माइनस करने के लिए कुछ और अच्छा तरीका मैं कर सकूँ, तो वो तुम मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने वाले हो कि भाई कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बोला कि आप 0 माइनस की जगह यहाँ पर सिर्फ माइनस भी लगा सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। आप सिंपल माइनस भी लगाते तब भी बात बन जाती है। ठीक है, एक बार इसे रन करके देख लेता हूँ। तो इसको रन कर लेता हूँ फटाफट और यहाँ पर भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे एक और चीज़ आपने देखी कि एरेज डॉट सॉर्ट के साथ अगर आप चाहें तो अपने कंपैरेटर ऐड कर सकते हैं और कहानी समाप्त। तो इस प्रकार से आज के लेक्चर के अंदर आपने पढ़ा कि मैप इंटरफेस क्या चीज़ है। मैप इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। मैप के अंदर बेसिकली बहुत सारी एंट्रीज होती है, जैसे आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि भाई एक एंट्री मेरी ये रही, एक एंट्री मेरी ये रही, एक एंट्री मेरी ये रही। तो मैप के अंदर बहुत सारी एंट्रीज होती है। अब हर एक एंट्री के अंदर क्या होता है, एक एंट्री के अंदर एक की होती है और एक वैल्यू होती है, की होती है और वैल्यू होती है। ऑब्जर्व किया जाए तो इस प्रकार से हर मैप के अंदर क्या होने वाला है, मैंने बोला एक मैप के अंदर क्या होता है, मल्टीपल एंट्रीज होती है। एक एंट्री कैसी होती है, एक एंट्री ऐसी होती है। और एंट्री के अंदर क्या होता है, एंट्री के अंदर तुम्हारे पास की वैल्यू होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट तुम कह सकते हो कि एक मैप के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल मैप डॉट एंट्री की कॉमा वैल्यू, मैप डॉट एंट्री की कॉमा वैल्यू, मैप डॉट एंट्री की कॉमा वैल्यू, ऐसे मल्टीपल एंट्रीज एग्जिस्ट कर सकते हो। तो मैप इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। यहाँ पर आपको यूनिक कीज डिफाइन करनी पड़ेगी और उन कीज से कॉरस्पॉन्डिंग आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। वैल्यूज डुप्लीकेट हो सकती है, कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती हैं, ये बात समझ आनी चाहिए, ठीक है। क्रिएट करने का तरीका ऑडियो में देख लिया और यहाँ पे कौन कौन सी और कंक्रीट क्लासेज हैं, सब क्लासेज जो कि इंप्लीमेंट कर रही है आपके मैप इंटरफेस को, वो भी आप ऑब्जर्व कर पाए। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने मेंशन की हुई है, आप पढ़ लेंगे खुद से, ठीक है। और मेथड्स ये सारे के सारे मेथड प्रैक्टिस करके दिखा दिए, किस प्रकार से अप्लाई करने चाहिए, किसका क्या तात्पर्य है, कौन कब कैसे यूज हो रहा होता है, ठीक है। हाइड्रेट कैसे करना है, हाइड्रेट करने के हमारा मैप एंट्री सेट अवेलेबल है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि मैप एंट्री सेट का क्या मतलब है, सेट ऑफ मल्टीपल एंट्रीज, ठीक है। तो बहुत सारी एंट्रीज हैं इस सेट के अंदर, तो हर एक एंट्री पर आइट्रेट करना है। तो हर एक एंट्री को तुम इस प्रकार से दिखाते हो, तुम इस पर आइट्रेट करते जाओ। मैं चाहूंगा तुम इसको एक बार रन करो अपना आईडी पर, मुझे बताओ कि इसका क्या आउटपुट आया। उसका दो इंटरफेस हमें पढ़ने थे, एक कंपेरेबल इंटरफेस था, एक कंपेरेटर इंटरफेस था। कंपेरेटर एक फंक्शनल इंटरफेस है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक सिंगल मेथड है इंप्लीमेंट करने के लिए। तो दोनों तरीके तुम देख लिए किस प्रकार से तुम अपना खुद का कस्टम कंपैरिजन लॉजिक डिफाइन कर सकते हो और अपने एरे को, अपने कलेक्शन को सॉर्ट कर सकते हो। तो अपना खुद कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाओ, उस कस्टम ऑब्जेक्ट किसी भी लिस्ट के अंदर रखो और उसके ऊपर कस्टम सॉर्टिंग लॉजिक कंपैरेटर के थ्रू या कंपेरेबल इंटरफेस के थ्रू डिफाइन कर दो। आई थिंक समझ में आएगा, आई थिंक मजा आएगा कि दिस वाज ऑल अबाउट योर जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। और बहुत सारी मेहनत है इसलिए मैं चाहूँगा कि तुम सभी कमेंट सेक्शन के अंदर रिव्यू जरूर राइट डाउन करके जाओ कि भैया मैंने कंप्लीट कर दिया, मैंने भी कंप्लीट कर दिया, भैया समझ आ गया, भैया मजा आ गया। धन्यवाद, जरूर मिलेंगे आपसे आपके एक और ऐसे ही किसी सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, आशा करता हूँ समझ में आएगा, आशा करता हूँ मजा आएगा। लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट एवरीवन। आई थिंक मित्रों मज़ा होगा आपको कलेक्शन फ्रेमवर्क कंप्लीट करके। लास्ट के 3 लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। होमवर्क के लिए मैं कहूँगा कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक आर्टिकल का लिंक दिख रहा होगा, उस आर्टिकल को आपको फटाफट रीड आउट करना है, रिवाइज करना है। मेक श्योर कि आपको सारी की सारी चीज़ें उस आर्टिकल में जो भी दी गई हैं वो आती हूँ, नहीं आती तो आपने एटलीस्ट रीड कर ली हो, उनको अप्लाई करके कोड करके देख लिया हो। तो नेक्स्ट लेक्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बेसिक्स ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो अब हम मूव कर सकते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करने की जर्नी को शुरू करने वाले हैं। एंड मेजॉरिटी ऑफ जनता का मुझे पता है इसी दिन का वेट था कि फटाफट से बेसिक वाला पार्ट, थ्योरी वाला पार्ट या फिर फंडामेंटल्स वाला पार्ट कंप्लीट हो और फटाफट से हम वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जर्नी पे जाएं और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दें। ठीक है मित्रों, तो इस क्लास में इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे ऐसे ही किसी और लेक्चर के अंदर, जो कि ऑब्वियसली कल होने वाला है। एक और चीज़ आपसे कि आपको वीडियो अच्छी लगती है मित्रों तो प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करें, प्लीज़ उसको
और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनका शेयर कर दिया करें कि कोड हेल्प नाम का एक चैनल है, लव बब्बर नाम का एक लड़का है, वो ऐसा पढ़ाता है, अच्छा लगता है, तो कृपया करके आप भी पढ़ के एक बार देखें। फ्री कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। और वो सब्सक्राइब वाले बटन पे फटाफट क्लिक कर दिया करें, ठीक है। आपके एंड से कुछ भी नहीं जाएगा, पैसे भी नहीं लगेंगे उस पर क्लिक करने में यार। पर मैंने जब ये सीरीज स्टार्ट की जावा डीएसए की, तो मैंने एक टारगेट लिया कि मुझे 800K से 1 मिलियन तक जाना है। मुझे वो गोल्ड प्ले बटन देखना है मित्रों, कैसा होता है, अपने घर वालों को भी दिखाना है, आपको भी वीडियो के फॉर्मेट है, मैं दिखाऊंगा अच्छा जी मेरे को ये बटन मिला, देखो कितना प्यारा है। तो मेरे लिए वो सब्सक्राइब वाले बटन पे आपका क्लिक बहुत मैटर करता है। तो मैं चाहूँगा कि आप बिल्कुल फटाफट उस पर क्लिक कर दें और हमारे चैनल को फटाफट से 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाएं। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। तब तक ले लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।